नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 1 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप में से जिन भी लोगों को रेलवे का एग्जाम देना है या फिर अगर आपको रेलवे का एग्जाम नहीं भी देना है तो आज जो आपके ट्विटर के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए और कम से कम आप लोग 10 ट्वीट जरूर करिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वह एक दूसरे की इसमें मदद करेगा और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम लोग संविधान में संशोधन की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो संशोधन है ये मुख्य रूप से 3 तरीके से होता है, जिसमें एक आपका सिंपल मेजॉरिटी होती है, दूसरी आपकी स्पेशल मेजॉरिटी होती है और तीसरी कैटेगरी में स्पेशल मेजॉरिटी और राज्यों के संशोधन की भी जरूरत होती है। तो सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो इसमें से जैसे आपकी ये सारे संशोधन हो गए, जैसे नए राज्यों के प्रवेश करना हो या स्थापना, नए राज्यों का गठन या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में अगर आपको कोई बदलाव करना है, राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन, विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण करना है, सेकंड शेड्यूल में अगर कोई संशोधन करना है, इसके अलावा संसद के कोरम के संबंध में कोई संशोधन है, तो ये सारे हमारे आते हैं सिंपल मेजॉरिटी में। समझ गए? तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि लिंज ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता था। तो ध्यान रखिएगा, लिंज ओपन की अगर हम लोग बात करें तो ये महिलाओं का एक टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो पिछले साल जो ये पुरस्कार है इसको जीता था बेलारूस की एरिना सबालेंका ने। किसने? एरिना सबालेंका ने इस पुरस्कार को जीता था। और इस साल यानी कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया की एलिसन रिस्के ने इस पुरस्कार को जीता है। तो दोनों के नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो खेल रत्न पुरस्कार है इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। तो ये तो सभी को याद होगा, पिछले साल इस राशि को बढ़ा दिया गया था। पहले 7.5 लाख दिए जाते थे, अब यहां पर विजेताओं को 25 लाख दिया जाता है। पिछले साल टोटल 5 लोगों को यह पुरस्कार मिला था और इस साल सबसे ज्यादा 12 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। इस पुरस्कार की बात करें तो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है। और ये सारे प्रश्न आपके जीडी में आ चुके हैं। फिर एक प्रश्न था कि दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्तादारी सिस्टम किसने शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसको तो वैसे शुरू किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन कुछ लोगों ने यहां पर यह बताया कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो जीते हुए हिस्से होते थे उनको क्या कहा जाता था। तो उसे भी इक्तादारी के अंतर्गत ही लाया जाता था। तो आपको इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर हर संडे को आपका एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग एसएससी कॉम्बैट कहते हैं। इस टेस्ट में अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं तो अनअकैडमी का आप फ्री में सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। बस आपको संडे में इस फ्री टेस्ट में एनरोल करना है और जैसे आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं ठीक उसी प्रकार का ये टेस्ट होता है। तो नीचे आपको पिन कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके आप एसएससी या बैंक के कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हैं और यहां पर फ्री में सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं या फिर आप अन्य प्राइज भी यहां पर जीत सकते हैं। टेस्ट आपके दोनों फॉर्मेट में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। इसे आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल पर दे सकते हैं। तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और इस टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिए। अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आपको जीके के साथ साथ करंट अफेयर की बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी क्लास यहाँ पर दिन में 12 बजे और रात को 10 बजे हर दिन होती है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड जैसे आप यूज करेंगे KV10 आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी पर ये जो मेरा नंबर है इसके ऊपर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बच्चों में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है। अब देखिए, प्रश्न ये था या कुछ और था। हालांकि एक बच्चे के द्वारा तो यही बताया गया
कि जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है, ये पूछा गया था। तो इसमें तो मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी को पता है कि ये प्रश्न किस प्रकार से था, इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि लाहो आपके किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लाहो के बारे में ध्यान रखिएगा, ये मेघालय का है। और मेघालय के जो फोक डांस हैं ये पहले भी आपसे पूछे जा चुके हैं, जैसे कि बंदी खलाम, रोंगचू गाला, चार सुकरा और वांगला। वैसे फोक डांस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1820 में किस ब्रिटिश को हड़प्पा सभ्यता के ईंटों के साक्ष्य मिले थे। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए प्रश्न में कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि पाकिस्तान में जो हड़प्पा का रीजन है, जब वहां पर आपके रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय किन चीजों को शायद वहां से हटाया गया था। तो अगर कहा जाए कि किन चीजों को हटाया गया था, तो ये आपकी ईंटें थी जिसको हटा करके वहां पर पटनी बिछाई गई थी। और इसके बारे में जो सबसे पहली बार पता चला था वह चला था चार्ल्स मैसन को। किसको? चार्ल्स मैसन ने सबसे पहली बार यहां पर ईंटों के साक्ष्य प्राप्त किए थे 1820 के लास्ट में। तो जिस प्रकार से आपका यह प्रश्न पूछा गया था उसी के हिसाब से आप इसका आंसर देंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आपको पता होगा कि नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है वो दोद्दा बेटा है, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आपसे पश्चिमी घाट का पूछा जाता या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती तो आपका उत्तर होता अनाई मुदी। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग कृष्णा की बात करें तो ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से भीमा, डिंडी, पेड्डावागु, मूसी, पलेरू और मुनेरू, ये इसकी लेफ्ट से ट्रिब्यूटरी हैं। राइट साइड की बात करें तो आपकी निरंजना हो गई, वेन्ना हो गई, कोयना है, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये सारी हमारी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। पहले भी कृष्णा की सहायक नदियां पूछी जा चुकी हैं, तो इसके बारे में आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कल जो आपके शाम के शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को भी करेंगे यहां पर डिस्कस। तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि 30 नवंबर 2020 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना था। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग नवंबर 2020 की बात करते हैं तो ये आपका 477 बिलियन डॉलर था। लेकिन अगर हम लोग करंट की बात करें तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह 600 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है। भारत विदेशी मुद्रा के भंडार के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है, सबसे ज्यादा चाइना ने इकट्ठा किया हुआ है। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न था कि जो वन संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ था। तो अगर हम लोग वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये लागू हुआ था 1980 में। अच्छा, इससे पहले भी कई सारे अधिनियम पूछे जा चुके हैं, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया तो 1972, वन्य जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1974, इसी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 और एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि आया था 1986 में। तो इनके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न आया था कि संविधान का जो मसौदा था वो कितने बिंदुओं के ऊपर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान का जो मसौदा था ये टोटल 13 बिंदुओं के ऊपर आधारित था। उसी प्रकार से कई बार पूछा जाता है कि जो गांधी इरविन समझौता था वो कितने सूत्री मांगों को लेकर के था। तो ये था आपके 11 सूत्री मांगों को लेकर के। फिर एक प्रश्न था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की महिला वैज्ञानिक कौन थी 2020 में। तो इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। जरूर ध्यान रखिएगा, MS स्वामीनाथन साहब की ये बेटी हैं, नाम इनका है सौम्या स्वामीनाथन। फिर एक प्रश्न था कि तिब्बत, बांग्लादेश व भारत में बहने वाली नदी कौन सी है। तो सिंपल सा इसका नाम है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। आपको पता होगा कि तिब्बत में जो आपका चेमयुंगडंग ग्लेशियर है कैलाश मानसरोवर के पास, वहां से ये नदी निकलती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है भारत में, असम होते हुए फिर ये पहुंच जाती है बांग्लादेश में, जहां पर इसका नाम हो जाता है जमुना। अगला प्रश्न पूछा गया कि गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है। ये 56वां संविधान संशोधन था, 1987 में हुआ था। 25वें राज्य के रूप में ये शामिल किया गया था। गोवा लिबरेशन डे जो होता है यानी कि गोवा मुक्ति दिवस, वह 19 दिसंबर को होता है
और गोवा अपना स्थापना दिवस 31 मई को मनाता है। ध्यान रखिएगा कि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर अधिकार प्राप्त किया था और ये प्रश्न भी आपके जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर एक प्रश्न था कि 8 अप्रैल 1856 को कौन सी घटना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये आपके पारित हुआ था 1856 में 8 अप्रैल को, तो ये कानून बन गया था, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो अगर हम लोग एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो हमारा जीवाणु है, शैवाल हो गए, पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे आपके होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से जो भी आपका रहा होगा वो हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न था कि सबसे ज्यादा एक दिवसीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन है। तो ये आपके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन भी बना चुकी हैं। नाम इनका मिताली राज है और ये आपके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा समय भी बिता चुकी हैं। 22 साल से ये खेल रही हैं और हमारी पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो इसी साल इनको मिला है, तो इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अरुणाचल प्रदेश की किस फिल्म को पुरस्कार मिला है। तो इस फिल्म का नाम है यहां पर वाटर बरियल। क्या नाम है? वाटर बरियल इस फिल्म का नाम है। पर्यावरण संरक्षण के ऊपर यह फिल्म बनाई गई थी और इसको यहां पर मिला है फिल्म में पुरस्कार। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में किस तमिलनाडु आधारित अभिनेत्री की बायोपिक रिलीज हुई। तो आपको पता होगा ये हमारी जयललिता जी हैं जो कि 6 बार तमिलनाडु की सीएम रह चुकी हैं और इनके ऊपर जो मूवी थी इसका नाम था थलाइवी और इसमें इनका रोल किया था, नाम है कंगना रनौत। हाँ, तो कंगना रनौत ने जयललिता का रोल इस मूवी में किया था। फिर एक प्रश्न आया कि 2020 के एमी पुरस्कारों में किसे ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया। तो ये पुरस्कार भी आपके नवंबर में दिया गया था और ये मिला था दिल्ही क्राइम नाम की वेब सीरीज को। किसे? दिल्ही क्राइम नाम की सीरीज को यह पुरस्कार मिला था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये राज्यों में बिहार का है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसका है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और भारत की कितना है? तो ये है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। फिर एक प्रश्न था कि हिंदू धर्म के अनुसार होली कब मनाई जाती है। तो होली आपके फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जैसे दिवाली आपके कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, उसी प्रकार से जो होली होती है ये आपके फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित हैं। तो गिरिजा देवी की बात करें तो ये हमारे ठुमरी से संबंधित हैं, जो हमारा एक गायन शैली है ठुमरी, उससे संबंधित है गिरिजा देवी। फिर एक प्रश्न था कि जीवन ज्योति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये जो स्कीम है 2015 में 9 मई के दिन पीएम मोदी के द्वारा कोलकाता से शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत 330 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देना होता है। 8 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए था और इसमें आपके नामित व्यक्ति को 2 लाख तक का बीमा कवर भी मिलता है। तो ये 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। फिर एक प्रश्न था कि वर्ष 2020 में नेपाल की जो क्रिकेट टीम है इसके कप्तान कौन थे। तो इसके कप्तान थे फारस खड़का। क्या नाम था? फारस खड़का इसके कप्तान थे। एक प्रश्न और था कि जो 47वां G7 सम्मेलन है किस देश में आयोजित किया गया। तो इसी साल ये आयोजन हुआ है यूके में। आपको पता होगा कि पिछले साल ये अमेरिका के कैंप डेविड में होना था, लेकिन कोविड-19 और राष्ट्रपति चुनाव के कारण नहीं हो पाया था। उससे पहले जो 45वां वाला है वो आपके हुआ था फ्रांस में, जिसके बारे में मोदी जी भी गए थे। और ये जो सम्मेलन हुआ है इसमें भी मोदी जी वर्चुअली पार्टिसिपेट किए थे। तो इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से कल के तीसरी शिफ्ट के और आज के पहली शिफ्ट के जो प्रश्न मुझे मिले थे उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। आज की पहली शिफ्ट के अगर कुछ प्रश्न आपको और याद हैं तो वह आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे सेकंड और थर्ड शिफ्ट की जो वीडियो होगी उसमें मैं उन्हें इंक्लूड कर सकूं। बाकी ट्विटर पर आप लोग जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें शामिल होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।